शुगर फैक्ट्रियां बहुत सारी हैं, है ना। और कुछ कॉन्टेक्ट्स आए हैं मेरे पास जिनकी जमीनें हैं जो खेती नहीं कर रहे हैं। जनरल फार्मर अभी बाम्बू पे सूरत तरफ नहीं आएगा, कोई नहीं, वो उनकी खेती कर रहे हैं। शायद कोई मेड़ पे लगा दे, मेड़ पे लगा दे, वो भी जिस तरफ उनकी मेड़ धुल रही है या कुछ हो रहा है वहां पर। तो कुछ पॉकेट बन रहे हैं, किसी के पास 60 बीघा है, किसी के पास 30 बीघा है, जो अलग अपने बिजनेस कर रहे हैं, खेती फालतू पड़ी है, तो वो बाम्बू के लिए इंक्वायरी में है। दूसरा, शुगर फैक्ट्रियां जो है उनसे हम कनेक्शन कर सकते हैं, उनका जो वेस्टेज निकलता है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। हमें एक यूनिट के लिए शुगर फैक्ट्री से 20,000 टन चाहिए साल भर का, छोटे यूनिट के लिए। माने 20,000 टन 365 दिन का। कोई नहीं, हाँ। हर दिन का चाहिए ना, हर दिन का 20,000 शुगर में भाग दिन करना तो पड़ेगा। चलेगी नहीं, वो तो 200-250 दिन ही चलती है। हाँ, वो स्टॉक करना पड़ेगा। हाँ, मैक्सिमम ये समझ लो 50 से 60 टन पर डे। 50 से 60 टन आपका 5 ट्राले, बड़े वाले 5 ट्राले पर डे छोटे यूनिट के लिए। तो हम अगर वहां पर कुछ योजना बने और उनसे डेटा कलेक्शन हो और एग्रीमेंट के थ्रू हम 25 साल के लिए जाएं, तो हम यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्री ऑलरेडी 5-6 है ना वहाँ पर, वो पूरे जोन में। आपके वहाँ से लेकर के इधर अंकलेश्वर 12 शुगर फैक्ट्री है। बहुत बढ़िया, तो फिर निकलना ही है कच्चा माल। लेकिन दिक्कत क्या है, हर शुगर फैक्ट्री को स्पेंट वॉश जो एक केमिकल वाला पानी निकलता है, इथनॉल, मेरी गंदेवी की बात करूँ तो इथनॉल स्पिरिट बनाते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, और इथनॉल बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें से जो केमिकल वाला पानी निकलता है, हाँ, उसका प्रोसेस जो प्रेशमड निकलता है उसको खाद बनाने में हो रहा है। अगर वो खाद बनाना बंद कर देंगे, प्रेशमड बेचेंगे, तो वो जो केमिकल वाला पानी निकल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है, उसको कहाँ डालेंगे? नहीं, वो मेरे पास आया था डेटा, उसका समाधान है। एक्चुअली जो सीएनजी प्रोसेस है, ये इसमें बर्न जैसा या कचुम्बर जैसा कुछ नहीं है, इसमें डाइजेस्टर बैग जैसा सिस्टम है। जस्ट लाइक सरल भाषा में गोबर गैस, फर्मेंटेशन वाली प्रक्रिया है। तो आपका वो पानी भी काम में आएगा, फ्रेशमड भी काम में आएगा, और सीएनजी बनने के बाद जो हम किसानों को फर्टिलाइजर दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर भी मिलेगा। अभी जो आप लोग वहाँ क्षेत्र में कर रहे हैं, केवल वो पानी को डाइल्यूट करके आप फर्टिलाइजर बना रहे हो। बीच में बहुत सारी चीजें नहीं, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आपके जैसा एक 13-14 एकड़ का प्लॉट है, प्रेशमड वहाँ आएगा, ये स्पेंट वॉश बोलते हैं इसको, 3-4 बार उसका छिड़काव होगा, चंद होगा, 50-60 दिन की प्रोसेस होगी। बाद में जो खाद बनेगा उसमें कुछ कल्चर डालेंगे। हाँ, और उसको पैक करके और लूज फार्मर के पास से। क्या रेट में जा रहा है फार्मर को? 3-4 रुपए केजी। हाँ, एंड रेट वही 3 रुपए केजी जाएगा, राइट है। और मैं थोड़ा महंगा चल रहा है। हाँ, तो मैं वही बात बोल रहा हूँ, वो आपका पानी भी यूज होगा, फ्रेशमड भी यूज होगा, और उससे जो आप बीच की प्रोसेस नहीं कर रहे हो, सीएनजी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो मीथेन, ये जो निकल रही है, उससे गैसें सारी बाहर हो रही है। आपको फर्मेंटेशन तो करना ही पड़ रहा है, उसको समय तो देना ही पड़ रहा है, वो डायरेक्ट तो फार्मर यूज कर नहीं सकता, क्योंकि उसका तो दिक्कत ही नहीं है। एक फैक्ट्री गन्नेवी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो 10 लाख टन गन्ना फैल रही है, बराबर। तो 20,000 टन प्लेसमेंट निकलने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं छोटी यूनिट का बोला था मैंने। हाँ, तो आराम से निकलेगा। तो ऐसी नजदीक में 6 शुगर फैक्ट्रियां जो 50 किलोमीटर के रेडियस, दोनों सिचुएशन हो सकती है। जैसे जो शुगर फैक्ट्री आपसे कनेक्टेड है, आप तो ऑलरेडी उसमें हुई बोर्ड में, तो या तो वो हमें आपका पानी और प्रेशमड दे दे, बाकी सब हम कर लेंगे। एक चीज ये हो सकती है, ठीक है। दूसरा ये इश्यू आएगा आपके फार्मरों का कि हमें अभी तक खाद मिल रहा था, तो अब ये सीएनजी वाले बनाएंगे तो खाद मिलेगा कि नहीं। तो उसमें दूसरी सिचुएशन में ये है कि जो बायो फर्टिलाइजर निकलेगा, वो जो आप जिस रेट में जिस तरीके से दे रहे थे, उसकी चैनल वापस बन सकती है, क्योंकि हमें उस फर्टिलाइजर को कहीं भी देना ही है ऑल इंडिया में, कहीं ना कहीं तो फार्मरों के पास जाएगा। तो पहली प्राथमिकता ये कर सकते हैं कि वहां के जो फार्मर ऑलरेडी गन्ना दे रहे हैं, उन्हीं फार्मरों को हम रिटर्न दें। दो सिचुएशन हो गई। सीएनजी का तो हमारा लुकआउट है, वो हम समझ लेंगे। तीसरी सिचुएशन ये है कि आपकी जो गणदेवी शुगर फैक्ट्री है, अगर वो चाहे तो इस प्रोजेक्ट में ही साथ में आ सकते हैं एज ए चैनल पार्टनर, वही बोल रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर में आ सकते हैं।
तो वो ऑलरेडी हम उसमें सेफ हो जाएंगे कि ऐसा ना हो कि 3 साल बाद आप प्रेसमेंट बंद कर दो और हमारी यूनिट रुक जाए। तो हम खुद चाहेंगे कि आप उसमें ज्वाइंट वेंचर में आओ, तो हमें जीवन भर वहां से कच्चा माल मिलता रहे, वो यूनिट रन होती रहे। ऐसे जो भी प्रोजेक्ट रहता है, जो भी ऑफिशियल बातें रहती है, जितना शेयर पर्सन रहेगा उतने पार्टनरशिप, ये तीनों चारों सिचुएशन हो सकती है, इसमें कोई एरर नहीं है, चल लेंगे एक मीटिंग आराम से होगी। तो जो बीच का गैप बन रहा है, जो गैसेज उड़ रही है वायुमंडल में, उसे हम जस्ट कलेक्ट करेंगे। बस मिडिल सीएनजी का काम यही रहेगा, कंपोस्ट खाद बनेगा ही, वो लिक्विड आपका उसमें डलेगा ही, सब कुछ होगा, केवल हम गैसों को कलेक्ट करके वो अलग से एक पाइपलाइन उसकी बन जाएगी, ये हो जाएगा। पर लेकिन इसमें एक और इश्यू आ रहा है, बदबू का। बहुत आती है वही तो गैस है उसकी, इसमें बदबू आती है वही तो मिठास है उसमें एक्चुअली पूरे 10 किलोमीटर के एरिया में बहुत ये बहुत रहती इसी को हमने कर दिया डाइजेस्टर के अंदर। अब वो बदबू हो गई पैक, है ना, वो बदबू निकल करके अलग अलग बोतलों में भरी गई बदबू उड़ना बंद आपकी जितनी बदबू आ रही है उसकी 90% बंद हो जाएगी। अच्छा, और जो बायोमास निकलेगा, खाद निकलेगा, उसका डिफरेंस क्या रहेगा? वो और 24 कैरेट अच्छा रहेगा। नहीं वो अच्छा तो रहेगा, लेकिन मान लो कि 1 टन हमने प्रेसमेंट डाला, तो अभी जो खाद बन रहा है उसमें से कितना कम होगा या 50% कम होगा। मैं वही बोल रहा हूँ, 50% कम होगा। जैसे हमने 1 टन डाला तो उसका आधा टन आपका तो गैस बन गई और लिक्विड उड़ गया और वो सब हो गया, क्योंकि गीला ही निकलेगा। गीले में आपका लगभग 70 से 80% तो मॉइस्चर ही रहता है, वही कुछ गैस में कन्वर्ट होगा क्योंकि उसके अंदर रसा है, गन्ने का रस है, और बाकी का उड़ेगा भी। कुछ ऐसा रहेगा H2, वो उसको बाहर उड़ाना पड़ेगा, वो काम में नहीं आएगा। सेपरेटर लगेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मीथेन के अलग अलग, वो कॉम्प्रेस होकर के अलग अलग बोतलों में जाएगा। कुछ रहेगा जो किसी के काम का नहीं है, उसको वायुमंडल में वापस छोड़ना पड़ेगा। तो लगभग हम जितना डाल रहे हैं, अगर प्योरली गीला डाला है तो हमें 30% मिलेगा, और मिडिल का डाला है तो 50% बायोमास मिलेगा। जैसे बाम्बू है या नेपियर घास है या कपास की कराठी, इनसे भी बनता है, तो इनमें बाम्बू में 8 किलो डलता है तो 4 किलो बायोमास मिलता है, 50% मिलता है बाम्बू का, जो डेटा मेरे पास है। सीएनजी कितना बढ़ेगा? 1 किलो सीएनजी, 8 किलो। हाँ 8 किलो आपका बांस डला क्रशिंग होकर के चिप्स, तो 4 किलो बायो फर्टिलाइजर मिला, और उसमें से करीब 50 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर मिला, और 1 किलो सीएनजी मिला, और लगभग 300 ग्राम के लगभग ऑक्सीजन मिलेगा। ऐसे अलग अलग 2-3 गैसें और मिलेंगी। काकी किधर है? चाय काफी कुछ पिला दो बाकी। हाँ काफी पिला दो सबको। तो मान लो ये मेरी गन्ने भी शुगर है, 10 लाख टन गन्ना पी रही है, तो कितना यूनिट एक ही शुगर पे लग सकता है? उसका कच्चा माल कितना है वो समझना है, आउट का क्या दे रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 रहता है, एक तो बगास निकलता है, बगास का अलग रेशो रहेगा, वो बगास को अंदर ही चला जाता है, हाँ बॉयलर में ही चला जाता है, बॉयलर में पूरा अंदर चले जाता है। 40% बचता है, ज्यादा कुछ नहीं। 40% बहुत होता होगा 10 लाख टन में। और दूसरा आपका प्रेसमेंट, तो 50% प्लेसमेंट निकल रहा है, 50% नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये निकलेगा 10 से 15% लगभग। आप एक बार डेटा कलेक्शन वो कीजिएगा। कलेक्ट कर लूँगा। हाँ। आपने फोन किया था तो दूसरे दिन उधर ऑफिस वगैरह सब बंद था और मैं निकल आया था। यस यस यस, तो कर लेंगे होमवर्क, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट करके मीटिंग आराम से, बिल्कुल। हम ऑल इंडिया में मतलब हम इतने उतावले हैं कि 1 यूनिट लग जाए, और हमसे ज्यादा किसान इतने उतावले हैं कि बलराम भैया 1 यूनिट लगा दे तो हम बाम्बू लगाना चालू कर देते हैं। इतनी सारी इंक्वायरी है हिंदुस्तान में। बायोमास टू सीएनजी कहीं नहीं है ऑल इंडिया में, जो हमने शुरुआत करी। गोबर से सीएनजी है आपके बड़ौदा के पास ही है, और भी 2-3 जगह पर है। गोबर 90 किलो से 1 किलो प्रोसेस होगा,
ये बहुत बहुत लार्ज है। लार्ज चाहिए। इतना लाएंगे कहाँ से? कम से कम छोटे से छोटे यूनिट को 100 टन गोबर पर डे चाहिए। इसी के लिए शुरुआत हमने करी द्वारिका से। वहां पर प्रभुबा जी के यहाँ गाय हैं कुछ, तो सर्वे हो गया है, अभी फरवरी से कुछ काम चालू होंगे वहां पर। वो फार्मर भी वेट एंड वॉच ही कर रहा है। 10-15 टन भी प्लेसमेंट निकल रहा है तो अपने को 20,000 आप रिक्वायरमेंट बोल रहे हो, 1 लाख टन भी अगर पकड़ ले हम वो मिल करके हो कर जाएगा। लेंगे। अच्छी शुरुआत हो सकती है वहाँ पर। और उसको देखा देखी जो फार्मर थक गए हैं वो बम्बू पर शिफ्ट हो सकते हैं। फिर उनको एक पॉइंट मिलेगा, बाय बाय एग्रीमेंट मिलेगा, स्टेशन देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सारी चीजें आप दे सकते हो। क्योंकि जो आम के बगीचे हैं अभी खत्म हो रहे हैं तो हाँ। उनको ऑप्शन चाहिए। उम्र हो गई जिन बगीचों की, नहीं, उम्र भी हो गई और एटमॉस्फेयर भी अभी काम नहीं कर वो रहा। भी सपोर्ट नहीं कर रहा। यस, तो आम के बगीचे निकलते तो इधर वो केले में जाए या बम्बू में जाए। जिनके पास पानी है वो केला कर सकते हैं, पानी वाले केला आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो एनआरआईज है नहीं, वो साउथ जोन में बहुत एनआरआई है, एफर्ट वाली चीजों में जाएंगे नहीं, वो फ्री छोड़ देंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। सही बात है। यस, केले में तो जाना है। आपके यहाँ कच्छ में ना थोड़ा क्लस्टर टाइप जॉइंट होना पड़ेगा। चिराग भाई का नंबर रखो आप, उनके पास सारे डेटा हैं उधर भुज, कच्छ और मोरबी तरफ के। चिराग पटेल मोरबी से हैं ये। 6232136080। कच्छ में कुछ मीटिंगें हुई थी हमारी। आपका वो रामकृष्ण ट्रस्ट एक जो है वहाँ पर 2 दिन रुका था मैं, और काफ़ी अच्छा है वो प्रोग्राम। वो जस्ट लाइक किसान पाठशाला जैसे ही वो करते हैं, फार्मरों को इनवाइट करके फिर इंडिया लेवल पे जो भी अच्छे वक्ता हैं उनको बुला करके ऐसे ट्रेनिंग देते हैं। वो रामकृष्ण ट्रस्ट है। तो वहाँ पर जब हमने मीटिंगें ली तो क्या होता है, मीटिंग में तो सब फुल चार्ज हो जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि कल से बस ही शुरू हो जाएगा। हाँ, कल से सब करना है। और बलराम भैया ने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखा दिया। घर जाते हैं तो फिर आउट भी हो जाते हैं, मम्मी पापा मना करते हैं, बात करेंगे तो फिर कोई नेगेटिव भी करेगा। हाँ। तो वहाँ पर डेटा करीब आया था हमारे पास 1300 एकड़ का। जो मीटिंग में थे उन्होंने लिखवाया था कि हम यहाँ रहते हैं और इतना इतना हमें करना है। 1300 एकड़ में से मैं कहता हूँ कि एक 200 एकड़ 300 एकड़ चालू हुआ ना, तो वहाँ एक यूनिट का बोर्ड लगा तो फिर फार्मरों की कमी नहीं है। वहाँ 13,000 एकड़ हो जाएगा। वो क्षेत्र पूरा खाली पड़ा है। अभी चाहिए पहले कुछ फर्स्ट एंट्री। बट कौन सा टाइप का बाम्बू लगाना चाहिए? हाँ, हम अगर बाम्बू टू सीएनजी की बात करें तो हमें ऐसा बांस चाहिए जिसमें मास ज्यादा हो, वेटेज मिले, ताकि किसान को केजी से पैसा मिलेगा उसका, और जल्दी आने वाला हो। और जैसे मैं भुज कच्छ की बात करूँ तो वहाँ एक्सट्रीम टेम्परेचर है ना, और ठंडी में भी कभी कभी एकदम डाउन ठंडा भी जाता होगा एक सप्ताह। तो ठंडी भी एक्सट्रीम है, गर्मी भी एक्सट्रीम है, तो ऐसे में सर्वाइव भी होना चाहिए। तो एक ही नाम निकल के आता है, बालकुआ, भीमा बांस। यहाँ शायद होगा रखा हुआ, जो डेंस है, छोटा पीस होगा। हाँ, ये बालकुआ का है। ये 1 फीट पे 1 किलो वेटेज आएगा इसका। अच्छा। बाकी के जो है वहाँ पर वो अलग टुल्डा है। आपके पास जो छोटा साइज है ये टुल्डा का है। हाँ, ठीक है। बाकी ये कटंगा है। ये सब में अलग अलग क्या है, होल और पोल ज्यादा है। इसमें होल नहीं मिलेगा, ये डेंस ज्यादा है, मास ज्यादा मिलेगा। मास ज्यादा है। अल्टीमेट फार्मर को वजन चाहिए, केजी में ही बायबैग होगा। अब ये टुल्डा, ये अगरबत्ती में काम में आएगा ओनली। ये कटंगा है, देसी वाला। हाँ, जिसमें कांटे आते हैं। ये पॉलिश किया हुआ है भैया? ये पॉलिश किया हुआ है? नहीं, ये नॉर्मल है, तीनों नॉर्मल है। तो ये मल्टीपर्पस है। बालकुआ को अगर हम देखें तो आपका सीएनजी, इथेनॉल, चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, और प्लाईवुड इंडस्ट्री,
ये लगभग मल्टीपर्पज है, आलू कहीं भी चला जाएगा। कहीं भी चले जाएगा। या लास्ट से लास्ट अगर हम बात करें तो जो मकान बनाते हैं उनके मचान बांधने के लिए भी काम में आएगा। 40 फीट हाइट जाएगी इसकी और ठोस रहेगा, तो टूटने जैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका हार्वेस्टिंग पीरियड या मैच्योरिटी पीरियड? हाँ, मेच्योरिटी पीरियड है, अगर आपने राइजोम वाला प्लांट लिया है पौधा तो 3 साल, और नॉर्मल प्लांट ले रहे हैं तो 4 साल। तो इसमें फ्लावरिंग के चांसेस हैं ना? आराम से फ्लावरिंग के तो हर बांस में चांसेस है। वो इसलिए है इसका जो रीजन है इसमें कम हो सकता है। किसमें नहीं, केस हिस्ट्री आपके पास किसकी है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या फ्लावरिंग आएगी। एक्चुअली बालकुआ की अभी तक इंडिया में फ्लावरिंग देखी नहीं गई है, बीज आया नहीं है। फ्लावरिंग भी कहीं कहीं आई थी जहां पर हेवी टेम्परेचर वाली जगह भी थे, तो वो हीट फ्लावरिंग आई थी, मतलब एकदम तान देते हैं ना उसके बाद जो फ्लावरिंग आती है। बीज अभी तक आया नहीं बालकुआ का, तो ये तो कोई कह नहीं पाएगा कि कब बीज दिखेगा। टुल्डा का बहुत कम बीज है, कटंगा का ढेरों बीज ही बीज है। कल ले लो 1 क्विंटल, वो मिल रहा है। वो मिल रहा है कटंगा का। एस्पर का नहीं है, ब्रांडीशाही का नहीं है, टुल्डा का नहीं है, बहुत रियर है, ढूंढने पे मिलते हैं। टुल्डा का भी मिल जाता है, लेकिन अभी टुल्डा आपने कहीं से लिया है टिश्यू कल्चर का, आपके सामने जिसने बीज डाल करके तैयार किया 1 साल, तो आपको केस हिस्ट्री पता है, बाकी सब आप विश्वास करके ही लगाना पड़ेगा। मेरे पास से लिया तो मेरा भी आपको विश्वास ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी कहीं से विश्वास पे ही लाया हूँ, और मैं लाया हूँ गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं वहाँ के केस हिस्ट्री देख करके मदर क्लोन हमने वहां से लिया है कि टुल्डा या एस्पर या इन सब के बालकुआ के। हमें जहां तक केस हिस्ट्री मिली है वहां तक का हम बोल सकते हैं, उसके पहले क्या था वो भी किसी को पता नहीं है। तो बीज आया तो और अच्छी बात है। मिलेगा तो ही। हाँ, बीज जिस दिन आया उस दिन से एबीसीडी चालू हो जाएगी। फिर आपको क्लियर रहेगा कि अब 100 साल 200 साल चलेगा ये, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीज आ गया तो अच्छा है। अभी टिश्यू कल्चर का लगाया कितने साल तक का आप देख सकते हैं? मैंने बालकुआ देखा है टिश्यू कल्चर का 6 साल का, इसके पहले मैंने कहीं देखा नहीं है। मंडला का मैंने स्टोरी डाला था, मंडला में 100 एकड़ का बालकुआ लगाया है जिसको अभी 7वां साल रनिंग है। तो उसमें कुछ 1-2%, 5% सब कंप्लीट चल रहा है, और वो केवल बारिश पे आश्रित हैं। और उनको मैंने जाके बताया कि अब तो इसको ड्रिप को अवेरो मत, साल भर पानी दो तो साल भर सूट आएगा। 6 साल से लगाया है वो। एक्टिवेटेड चारकोल बनाते हैं, दलजीत जी हैं पंजाब से, अच्छा कर रहे हैं वो भी। इसमें पानी मीठा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे उधर क्या सॉल्टी वाटर निकलता है, और जो लैंड है 1500 TDS तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो है, लेकिन उसके इलाज है कि हम प्रेशमेंट उसमें डाल देंगे तो प्रेशमेंट के अंदर सल्फर आएगा, या हम सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट करेंगे, बायोमास आच्छादन करेंगे। शुरुआत के 3 साल आपको एफर्ट लगाना है, उसके बाद में आपको एफर्ट लगाने जैसा नहीं रहेगा कुछ। उसके खुद के पत्ते ड्रॉप होंगे बाम्बू के, वो वहां पर बैक्टीरिया कॉलोनी डेवलप करेंगे, केचुए आएंगे, तो वो उनकी विष्ठा से बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे, तो आपकी जमीन भी और पानी भी शुद्धिकरण होगा। एक्चुअली हमारे वहाँ 2000 के ऊपर ही मिलेगा पानी। तो उसके इलाज होंगे। कोई फसल आती नहीं है इसकी डीएस में, नारियल जैसी चीजें केवल आती है जो खारे पानी में मिलती, बाकी तो इनका फिर इलाज करना पड़ेगा कि जो भी मिट्टी की परिस्थिति, जो पानी की परिस्थिति है, सॉफ्टनर लगेगा या वो सबके इलाज हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल का पीएच का रिलेटेड है, कितना पीएच तक? 8.5 तक ये सर्वाइव करता है अच्छा। एक्चुअल तो किसी भी फसल को 6.5 से 7 चाहिए। अभी मैं बड़वानी की बात करूँ तो यहाँ 8.2 pH है मैक्सिमम, लेकिन सब फसलें हो रही है, वो टॉक्सिन उठा करके हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लैंड तो अवेलेबल है, क्लस्टर बन जाएगा, हाँ, इनिशियल एफर्ट लगेगा बस। इनिशियल उसके लिए पूरी टीम मदद करेगी। आप अगर 20 एकड़ 50 एकड़ 30 एकड़ से चालू हो रहे हो, तो वहाँ जब प्लांटेशन होगा तो हम भी किसानों को आकर के गाइड करेंगे। गुजरात में तो अच्छी खासी टीम बन चुकी है,
चिराग भाई बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी चिराग भाई का टाइल्स इंडस्ट्री है, अच्छे लेवल पे है, वो बिजनेसमैन है, वो उनका टीटा करके टाइल्स का काम है, इंडिया लेवल पे सप्लाई करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन वो भी ओशो प्रेमी है, खुद आश्रम बना रहे हैं, ओशो वाड़ी करके उन्होंने बनाया है, तो प्रकृति से बहुत लगाव है। वो भी कहीं ना कहीं ऐसा समझ रहे थे कि कैसे टेम्परेचर कंट्रोल और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने पर जाया जाए। तो जब मेरा एंट्री उनके क्षेत्र में हुआ तो मुझे ऐसा लगा नहीं, साथ में चलना चाहिए। उसमें कुछ कार्बन क्रेडिट जैसा सुना, यस, उस पर आप थोड़ा फोकस वो कीजिए। जादू जैसी चीज है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली पूरे भारत में ग्राउंड तक कार्बन क्रेडिट गया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गया, जबकि पहले चला जाना था। कार्बन क्रेडिट इन द सेंस कि आपने कोई ऐसा काम किया जिससे वायुमंडल से दूषित गैसों को सोखा जा रहा है और वायुमंडल में दूषित चीजें नहीं छोड़ी जा रही है, तो इसको एकड़ के हिसाब से आपको यूएन से, मतलब इंटरनेशनल फोरम से सर्टिफिकेशन मिलता है कि आपने पर्यावरण को शुद्धिकरण करने में काम किया है और आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर रहे हो। उसके कुछ पैरामीटर है, टीम है जो आकर सर्वे करेंगे, वो ऑडिट करेंगे, 2-3 साल देखेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफाई करेंगे और फिर हर साल आपको सर्टिफिकेशन देंगे कार्बन क्रेडिट का कि आप कार्बन को सोखने में मदद कर रहे हो, वायुमंडल को शुद्धिकरण कर रहे हो। अब वो कार्बन क्रेडिट क्या करेगा, जो भी इंडस्ट्री है जो वायुमंडल में गड़बड़ कर रही है उनके लिए रेस्ट्रिक्शन है कि आपको गड़बड़ी नहीं करना है। अभी उदाहरण के लिए आपकी एक टाइल्स इंडस्ट्री है और आप पर डे कितने टन गड़बड़ वाली गैसें वायुमंडल में दे रहे हो और कितने टन गड़बड़ लिक्विड आप भेज रहे हो जमीन में, तो उसके रेशो के हिसाब से आप या तो खुद पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए प्लांटेशन लगाओ, किसी के पास करवाओ, या किसी ने लगा रखा है तो उसके सर्टिफिकेट को आपकी कंपनी में लगाओ। तो सर्टिफिकेट देगा कब, जब ये आदमी अगले को पैसे देगा। सीधी सी बात है, इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। मतलब मैंने कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट ले रखा है तो मैं तो बन गया हूं हीरो। अभी आपने इंडस्ट्री डाली है, आपके पास दूसरी जमीन नहीं है जहां आपको पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए, तो आप मेरे से अटैचमेंट करोगे, कार्बन क्रेडिट पर ईयर का बायबैक एग्रीमेंट करोगे। तो लीगल है, लीगल है, वो काफी सालों से हो रहा है। इंडिया में गवर्नमेंट अप्रूव्ड है ये सब। हाँ यस, इंडिया में हो। यू कैन बाय दैट। कार्बन क्रेडिट ऑलरेडी मैंने महेश महेश्वरी जी का डेटा डाला था, आपके गुजरात में सबसे पहले वो लेकर आए थे काफी समय पहले। और हर इंडस्ट्री को पेपर पे है कि आपने इतने स्क्वायर फीट की इंडस्ट्री लगी है तो आपको इतने स्क्वायर फीट हाँ पौधे, पेड़ पौधे लगाना ही है, ये लॉ में है। लेकिन लगता कितना ये पता नहीं है। बट सर एक्चुअली आप जो बता रहे हैं ना, उसमें वैसा भी होता है कि अगर मैंने एक 5 एकड़ जमीन ली है फैक्ट्री के लिए, तो उसमें से ही आज की डेट में भी वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहा है, वहाँ पे ही वही एरिया के अंदर, वही प्रीमाइसेस के अंदर थोड़ी बहुत गार्डनिंग वो सब कर देता है, उसका काम चला जाता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, पेपर पे सब है, पेपर रियलिटी में नहीं है। रियलिटी में नहीं है, तो उसकी वजह से जो क्रेडिट का इश्यू है ना, वो आज भी है यहाँ पे प्रॉब्लम अपना। नहीं वो ऐसा है। गवर्नमेंट किस तरीके से इसको टैकल हाँ हाँ, तो इसके लिए तो मेरे जैसा को आगे आना पड़ेगा ना, पहल आपको भी करना पड़ेगी। मैं अभी बोलना चालू हो गया हूँ तो अपर लेवल पे खलबली चल रही है सर। कई लोगों के फोन आ गए, बलराम भाई आप ओपनली क्यों बोल रहे हो? आपने शायद सुना नहीं होगा आज तक किसी के मुंह से कार्बन क्रेडिट वही नहीं। हिंदुस्तान में। मैं हिमाचल की स्टोरी बतलाऊं, पिछले 1 महीने पहले मैं हिमाचल में था, लगभग 20-25 दिन हुए हैं। तो वहाँ एक मित्र हैं जो ऑलरेडी कृषि क्षेत्र में अपर लेवल पे हैं। हिमाचल में कई सेब के जो खेती है उन पर कार्बन क्रेडिट कौन ले रहा है उन खेत वालों को पता नहीं है। जब नई इंक्वायरी बैठी और वहाँ पर कुछ जगह वो बागान निकल करके वहाँ पर जमीनें निकली और मकान बन गए और कॉलोनियाँ डेवलप हो गई, तो हर बार ऑडिट होता है। अब वहाँ पर वो आदमी शायद चेंज हुआ या निकल गया, तो फिर जो ऑडिट हुआ उसको हैंडल करने वाला कोई नहीं, तो फिर वो फंडिंग आना रुका। ये तो हमें जो सर्टिफिकेशन लेना है ना, जो आप जो बता रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है? मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको। प्रोसेस मैं खुद भी सर्च कर रहा हूँ,
स्टार्ट टू एंड पॉइंट आज की तारीख में मेरे पास आया नहीं है प्रोसेस। मैंने काफी जगह लेटर भेजा है, काफी लोगों से समझा है, लेकिन कुछ कुछ डॉट मुझे जो कलेक्ट हुए हैं उसके हिसाब से एक पीडीएफ मेरे पास फाइनली आया है, वो मैं भेजता हूँ आपको कि क्या प्रोसेस रहती है और किस तरह आगे बढ़ा जाता है। मैं मोटा मोटा सरल किसानों की भाषा में समझाना चाहूँ तो आपको ऐसे खेती करना चाहिए जिससे मिट्टी में कल्टीवेशन न हो, पहला काम, क्योंकि जितनी बार मिट्टी में कल्टीवेशन कर रहे हो तो उड़ रहा है। दूसरा, आपने फार्मिंग करना है तो ट्रैक्टर से नहीं करना है, क्योंकि वो बाहर इंपोर्ट जो डीजल हो रहा है उसको हम फ्यूल को जला रहे हैं तो वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है और भारत की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट हो रहा है। दो चीजें हो गई। तीसरा, आप जो फार्मिंग कर रहे हैं वो एक बार प्लांटेशन करने के बाद साल दर साल वो निकाल कर वापस रीप्लांटेशन नहीं होना चाहिए उसमें, और वो कंटिन्यू ग्रो होना चाहिए। उससे जमीन का इकोसिस्टम डेवलप होगा, जिससे जो इतना भी पानी खराब है, मिट्टी खराब है, वो शुद्धिकरण होगा और वो प्लांट कंटिन्यू रहेगा तो वायुमंडल को शुद्धिकरण करेगा। ये कुछ ऐसे छोटे छोटे नॉर्म्स हैं जो फुलफिल करते हैं तो हम उस कैटेगरी में आते हैं कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन के। उसके लिए आपके हिसाब से बाम्बू इज द बेस्ट ऑप्शन? एकदम बेस्ट ऑप्शन। हरियाणा में और ये कैटेगरी में और क्या हो सकता है जी, ये कैटेगरी में और कौन सी चीजें हो सकती हैं? हर वो पेड़ पौधा जिसको आप रिकल्टिवेट नहीं करते हो, माने आम का बगीचा, आम का बगीचा, आपका किसी भी तरह का बगीचा, आपका गन्ना एक बार लगा के आपने कभी कल्टीवेशन नहीं किया है उसका ऑडिट करवाइए। आप 30 साल का गन्ना हो गया, वो 3 साल के बाद कार्बन क्रेडिट उसमें चालू हो जाएगा। हरियाणा का मेरे पास डेटा आया है कि जिस किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो बैलों से खेती कर रहा है और कम से कम ड्रिलिंग कर रहा है, उसको 2000 रुपए महीने मिलने का कार्बन क्रेडिट है। वो कानून है, वो मिल रहा है, लेकिन किताबों में किसको मिल रहा है ये पता नहीं है। ये अभी 2020 की मैं बात बतला रहा हूँ। जिस किसान का बैल है, अभी हिंदुस्तान पूरा बैलों का ही देश था, अब ट्रैक्टर आ गए हैं, बेल खत्म होने वाला तो है। कितने किताबों में कार्बन क्रेडिट कहाँ चले गए पता नहीं है। माने मेरे पास आम का बगीचा है तो मेरे को ही पता नहीं कि मेरी कार्बन क्रेडिट कौन ले रहा है। यस यस, नहीं पता। गूगल नेविगेशन क्रैश होता है, सब कुछ। आपने अगर समझा हो, आम के बगीचे की मैं बात करता हूँ गुजरात की आपकी, तो मुकेश अंबानी जी के पास सबसे बड़ा बगीचा है। क्यों है वो? ओनली कार्बन क्रेडिट। आप जितना पोल्यूशन कर रहे हो उतना पोल्यूशन सुधारना पड़ेगा। ये जुड़ी हुई चीजें हैं, इंडस्ट्री से फॉरेस्ट्री जुड़ा हुआ है। और गवर्नमेंट ने हर इंडस्ट्री को बोल रखा है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं भारत की जितनी, 2% आपको CSR का फंड अलाट करना पड़ेगा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में और रूरल डेवलपमेंट में काम करेगा। तो वो तो आज की डेट में भी वो है, लेकिन वो उनका खुद का ही तो फाउंडेशन बना के उसमें यूज हो रहा है ना सर, बाहर की तरह आ गया वो पैसा। इसीलिए हमें निकलना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आता ही नहीं। उपकल में सिर्फ देना पड़ेगा। रिलायंस भी करे तो रिलायंस फाउंडेशन में ट्रांसफर हो रहा है ना। सबने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं, लेकिन कहीं तो किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्रेस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो हमसे हो उतना हम कर लें, बाकी सब जो सुधरेगा वो ठीक है। तो अभी जो एक कंपनी बायबैक कर रही थी, मैंने आपके भी एक वीडियो में, कौन सी कंपनी है? किसके लिए? बायबैक? बम्बू के लिए। हाँ, आर्टिशन एग्रोटेक। Artisan। यस, तो उसका रोल क्या रहेगा फिर? वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट पे। आर्टिशन एग्रोटेक अच्छे व्यक्ति हैं, वो बंगाल से ही हैं। वो किसानों को कटंगा लगवा रहे हैं। उनकी एक वैरायटी फिक्स है, कटंगा। वो बीज का तैयार करते हैं, वो खुद ही पौधा देंगे तो ही वो लेंगे, ये उनका फिक्स है। तो खैर उनकी मोनोपोली होगी, तो कटंगा वैरायटी लगवाते हैं और 2 रुपए 55 पैसे किलो का एग्रीमेंट करते हैं। और देवास में एक उनकी इंडस्ट्री है जो चालू हो गई है, जिसमें फर्नीचर सारा बना रहे हैं वो, और वो किसानों से बायबैक एग्रीमेंट करते हैं 25 साल का। अच्छा। और वो सारे एग्रीमेंट इकट्ठा करके यूनियन में दे रहे हैं वो, और कार्बन क्रेडिट लेकर के आने के लिए बड़ी पहल कर रहे हैं हिंदुस्तान में, ग्राउंड में किसानों के लिए। तो डायरेक्ट किसानों को देंगे क्रेडिट? हाँ, अभी तक मेरी जो उनसे बात हुई है, जो मैंने समझा है, उनका कहना है हम किसानों के लिए कर रहे हैं।
तो वो कटंगा ही क्यों लगवाते हैं? उनको ऐसा लगा है कि ये वैरायटी में डेंस ज्यादा है, ये वैरायटी उनके प्लाईवुड इंडस्ट्री को सूट करती है, इसलिए उन्होंने कटंगा पकड़ा। उनकी जो इंडस्ट्री है, एक्चुअली बाम्बू में यही बातें होती है कि आप कौन सी इंडस्ट्री में टचअप हो रहे हो तो वो वैरायटी लगाना चाहिए। उनकी इंडस्ट्री को कटंगा समझ में आया है, तो केवल कटंगा प्रमोट करते हैं, कटंगा की बात करते हैं। अभी अगर आप अगरबत्ती इंडस्ट्री में जाओगे तो फिर आपको केवल टुल्डा पकड़ना पड़ेगा। इंटरनेट जाता है। आप इथेनॉल पे केवल जाना चाहते हो कि केवल इथेनॉल करना है तो आपको बालकुआ पकड़ना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको फाइनल टच है। आप केवल और केवल फर्नीचर मतलब इस तरह से डिजाइनिंग बनाना चाहते हो तो आपको ग्रीन वल्गरीज और येलो वल्गरीज पकड़ना पड़ेगा। सोफा सेट या इस तरह से जो केवल बांस ही दिखे, मतलब ऐसे लकड़ी बना करके नहीं, ओनली बांस दिखे और आप उसके डिजाइने बनाओ, फर्नीचर बनाओ, तो ग्रीन वल्गरीज येलो वल्गरीज लेना पड़ेगा। 1500 प्रजाति है बांस में वो हैंग होने वाला काम है। एंड यूज पहले समझना चाहिए। हाँ, लगाने से हम कहाँ बेचेंगे या किसको बेचेंगे, तो उसकी नीड क्या है, उस इंडस्ट्री की नीड क्या है। जैसे पार्टिकल बोर्ड में आपका कटंगा भी अच्छा काम में आएगा और बालकुआ भी अच्छा काम में आएगा। बट ये जो कार्बन क्रेडिट है वो एकड़ के हिसाब से मिलते हैं कि किस तरीके से? वो एक्चुअली ये है कि जैसे मैं उदाहरण दूं बाम्बू का, तो एक साल में बाम्बू का बायोमास कितना बना। जैसे एक साल में आपका 1 एकड़ से निकला 50 टन, तो आपने 50 टन कार्बन को सक किया। उस खेत से बायोमास कितना प्रोसेस हो रहा है उतना ही उस जगह ने सक किया है। तो ऑडिट में आएगा कि आपका वहां से प्रोडक्शन क्या हुआ। जैसे आम के बागान है तो कितने केजी कितने टनेज में वो आम फ्रूट मिला आपको, उतना उसने वायुमंडल को सोखा और फ्रूट में कन्वर्ट किया। एकड़ से नहीं है, हेक्टेयर से नहीं है। अपना जो बाम्बू का जो साइकिल है, आप जो 3 साल का बोल रहे हैं, यस, राइट है, तो वो 3 साल में कितना टन निकल सकता है 1 एकड़ से? हाँ, इसमें आपने छोटा प्लांट लगाया अगर तो 3 साल में 20 टन निकलेगा पहले तीसरे साल। सॉरी, छोटे का मतलब? हाँ, आपने लैब विजिट किया था कल क्या? तो लैब से जब जाता है फैन पैड वाली जगह में तो वो प्राइमरी आ गया। प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में जब जाता है तो सेकेंडरी को 60 दिन होते हैं, वो 1 फीट का पौधा रहता है, वो छोटा पौधा। अच्छा, वो सेकेंडरी में 60 दिन रहने के बाद लगाने लायक हो गया, लेकिन उसमें नीचे गठान नहीं बना है, राइजोम बना नहीं है। वो पौधा अगर हम खेत में लगाते हैं, मतलब लैब से निकलने के बाद 60 से 90 दिन, वो पौधा हमें 1 साल खेत में लगेगा राइजोम बनने में, नीचे गुठली बनने में। जब वो सूट देगा तो उसको लगेंगे 4 साल। उसमें मोर्टेलिटी रेट क्या हो सकता है? हाँ, मोर्टेलिटी रेट उसमें ज्यादा होगा क्योंकि काली जमीन है जहां पानी रुक रहा है, तो ये छोटे पौधे की टहनी ब्रांच बहुत पतली आएगी, फंगस आएगा उसमें। और जो राइजोम वाला आप लेंगे, यहां हमने जिसको 1 साल बिता दिया, जिसकी कड़क लकड़ी आना चालू हो गई, नीचे से सूट मोटा आना चालू हो गया, जिसका राइजोम नीचे डेवलप हो गया, उसकी मोर्टेलिटी रेट लगभग 0 होगी। 99% आपको सेफ मिलेगा। रियर केस में ही गड़बड़ होगी क्योंकि राइजोम बन गया तो आपने एक बार पानी दिया, उसके बाद गलती हो गई, वो पौधा छूट गया, 1 महीना पानी नहीं दे पाए तो भी सर्वाइव करेगा क्योंकि गठान में स्टोरेज है। तो इसलिए मैंने बोला कि छोटा पौधा है तो 4थे साल और राइजोम वाला है तो तीसरे साल। तो तीसरे साल हम राइजोम वाले की बात करें तो 30 से 35 टन आएगा, 4थे साल 40 से 45 टन आएगा, 5वें साल 50 टन के ऊपर आएगा। और बांस कोई सी भी वैरायटी हो, एक 10 साल तक ऐसा ऊपर बढ़ता है वेटेज में। 7 से 10 साल में एक वो अपनी कैनोपी बनाता है कि वायुमंडल से फोटोसिंथेसिस करना और नीचे धूप कितनी जाना, तो वो एक कैनोपी पैक बनाता है। उसके बाद फिर स्टेब्लिश हो जाएगा। फिर आपने एकड़ में 400 पौधे लगाए या 1000 पौधे लगाए, 10 से 12 साल के बाद उतना ही आएगा दोनों प्लॉट में। लेकिन शुरुआत में अगर आपने 400 पौधे लगाए, जैसे गवर्नमेंट बोलता है कि 4 मीटर बाय 3 मीटर, 10 बाय 12, 12 बाय 12, 12 बाय 15, जैसे दूरी डिस्टेंस बतलाते हैं, 300 से 500 पौधे के बीच में बोलते हैं। तो शुरुआत के 7 साल आपको कम मिलेगा,
10 साल उत्पादन कम मिलेगा, क्योंकि बीच में जगह बहुत सारी छूट जाएगी। और हम बोलते हैं 12x4, लाइन से लाइन 12 फीट, पौधे से पौधा 4-4 फीट। तो शुरुआत से लेकर 10 साल तक हम उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं बाम्बू का। बाद में तो वो कैनोपी बनने के बाद सबका एक जैसा उत्पादन आने वाला है। तो भी कितना? किताबों में बालकुआ का बोला गया है 7 से 10 साल के बाद 200 टन पर एकड़। मैंने देखा नहीं अभी तक, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। हाँ, मैंने जो तोला है उसमें मैंने 60-70 टन का एवरेजन तोला है। मंडला में मैंने जो 6 साल वाला देखा, उनका ग्राफ और डेटा समझा, तो 1 एकड़ में से 60 टन के ऊपर ही निकलेगा हर साल। इसलिए मैं 50 टन बोल रहा हूँ। ज्यादा निकलेगा वो अच्छा है। बराबर। 7वें साल के बाद। 6ठे साल से निकल रहा है और वो साल भर पानी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आराम से 75 टन निकलेगा उनका, साल भर पानी देंगे तो। अभी मैं मेरे यहाँ चिखली के पास 3-4 एकड़ लगा दूँ, तो कौन सी वैरायटी लगाओ और किस इंडस्ट्री में जाएगा वो? आपके वहाँ सूरत में से कुछ लोग आए थे, जस्ट पिछले सप्ताह आए थे। उनकी अगरबत्ती इंडस्ट्री है और बाहर से वियतनाम और चाइना से अगरबत्ती की काड़ी आती है, जिस पर काफी एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है। तो अब इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो महंगा आ रहा है तो महंगा बना के देना पड़ रहा है। हालांकि एक बार सेट होगा तो नीचे ग्राउंड पे महंगा बिकेगा, वो उनके घर से कुछ जाना नहीं है, लेकिन वो खुद अब घर के खेतों में लगा रहे हैं। तो टुल्डा वेराइटी वो पसंद कर रहे हैं अगरबत्ती की। हाँ, वो 40 एकड़ में टुल्डा लगाने वाले हैं। तो आपके वहाँ सूरत के पास ऑलरेडी अगरबत्ती इंडस्ट्री है, तो टुल्डा आप लगा करके उनसे कनेक्ट हो सकते हो। एक चीज तो ये है। दूसरा, हमें अगर वहाँ शुगर फैक्ट्री से कनेक्शन होकर के बगास और प्रेसमेंट मिलेगा और हम वहां पर बाम्बू टू सीएनजी मतलब गन्ना टू सीएनजी जाएंगे, तो फिर आप बालकुआ लगा लो, तो वही सारा अपनी इंडस्ट्री ले लेगी। सूरत वहीं के वहीं पर बालकुआ वैरायटी में वेटेज ज्यादा मिलेगा। टुल्डा आपका 7वें साल से हार्वेस्टिंग चालू होगा और बालकुआ 3रे साल से चालू होगा। ये राइजोम वाली बात कर रहा हूँ, नहीं राइजोम है तो 4था साल और 8वां साल। तो मेरे खेतों में 3-3 साल के दोनों पौधे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भी टाइम लेगा और ये रेडी हार्वेस्टिंग है, बालकुआ रेडी टू कटिंग है। बाजू की जमीन को प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, हमने डायरेक्ट बाउंड्री पर लगाया है, तो इसका 15 से 20 फीट तक जो पत्ता गिरता है या छांव, अगर इस तरफ हमने दक्षिण तरफ लगाया है तो इधर छांव जाएगी तो फसल दिक्कत आएगी, नहीं होगी। हाँ, बाजू वाला अगर दक्षिण तरफ है तो फिर हम 5 फीट अंदर हमारे खेत में लगा लें जहां पत्ता गिरता हो, बाकी तो उसकी फसल आएगी। बाजू वाला अगर उत्तर तरफ है तो फिर हमें दूरी रखना पड़ेगी, वरना उसकी फसल नहीं आएगी। ये बात है उसमें। और जमीन में कितने अंदर तक जा सकता है? 1.5 फीट, बस। ओनली 1.5 फीट। आपको जिस साल इसको साफ करना हो, जस्ट ऊपर से काटो और जेसीबी का डोजर लगाओ बाहर। बहुत इजी प्रोसेस है। आपके अभी मालाबार नीम और ये सुबबुल और इनको निकालने में मेहनत हो रही है, वो रूट अंदर चली जाती है। बाम्बू की रूट अंदर नहीं जाती है, तो गुच्छा जड़ें हैं, ऊपर के ऊपर फैलती है, वो गहरा नहीं जाएगा। और एज अ क्रॉप इसको ट्रीटमेंट करें हाँ, तो कुछ फर्क आ रहा है उसमें? कंटिन्यू ध्यान रख करके इसको एज अ टाइम क्रॉप मान टेबल लो पर कि इसको ड्यूटी गन्ना दें। ही है, उसी हिसाब से भी उसको ट्रीट करना है। आपका 3रे साल 60 टन आएगा। राइजोम वाला लगाया आपने तो 3रे साल आप 60 टन लोगे, दूसरे साल आप ले लोगे 25 टन। इसमें बीमारी का कौन सा खतरा रहता है? फंगल वगैरह? अभी बाम्बू इंडिया के एनवायरनमेंट में है नहीं ज्यादा, तो बीमारियां या उतनी डिसीज या ये है नहीं। एक्चुअली ये कब आती है, जब रिपीट और मास में वही चीज हो रही हो तो आता है, और उसको भी कई साल लगते हैं। अभी कुछ ऐसा बाम्बू में है नहीं। कोई कीड़े का या दीमक का? बोरर जैसा रहता है, जब बारिश होती है और एकदम वायुमंडल में नमी बहुत रहती है तो तना छेदक आता है। हाँ। तो सब चीज के इलाज है, और दूसरी फसलों में वो विकल्प है। ऐसा सिंपल सा इलाज है, आप नीम तेल का स्प्रे कर दो, खत्म। तो सर बाम्बू या बनाना? बाम्बू या बनाना? मैं जो बात कर रहा हूँ ये लगाना क्या चाहिए? हाँ।
नहीं, आपको एक एफडी सिस्टम पे जाना है तो बाम्बू, और आपको मेहनत थोड़ी करना है, ज्यादा पैसे चाहिए तुरंत में तो बनाना। दोनों अलग चीजें हैं, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, दोनों अच्छा है अपनी अपनी जगह। बनाना में आपको ड्यूटी थोड़ी देना ही पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, या तो केयर टेकर आपको चाहिए अच्छा। बाम्बू लावरिश चल सकता है। प्रॉब्लम एक ही है बाम्बू के अंदर कि बाजू वाले की जमीन प्लस थोड़ा बहुत नुकसान है। नहीं, ऐसा उतना नहीं है, क्योंकि आप कोई से भी खेती को लोगे तो एक साइड तो पूरा खुला रहता है, 3 साइड मैक्सिमम पैक होता है, एक साइड खुला रहता है। वो जो 3 साइड हमें प्रॉब्लम आएगी, तो हम ऑलरेडी जो उत्तर साइड वाले हैं उनसे हम 15 फीट अंदर खसक के एक लाइन ही अंदर होगी ना, जैसे 12x4 पे बोल रहा हूँ, तो केवल एक ही लाइन नहीं आएगी, एक ही लाइन नहीं आएगी ना? बस। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो तो जाएगी ना सर। वो इतना नहीं होता है ना, बहुत ज्यादा नहीं है वो जगह, जिसके कारण हम ये डिसीजन ले लगाना या नहीं लगाना, वो इतना बड़ा मतलब माइनस नहीं होगा। वो आपकी बात सही है। हाँ, क्योंकि एरिया में आज के डेट में पानी का प्रॉब्लम नहीं है हमें, हाँ, तो किसानों को कन्विंस करना इट्स वेरी बिग क्वेश्चन। हाँ, आपके क्षेत्र में तो है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसानों के फोन आते हैं मेरे पास, और जो मैंने उनकी बातचीत मिलना, जो केस स्टडी बोलते हैं किसानों की, तो हर किसान दुखी है। वो इसलिए दुखी है कि पैसा है, जमीन है, कई सालों से वो और उनका परिवार खेती कर रहा है, लेकिन आज ये डिसीजन पे नहीं है कि मैं क्या करूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जैसे ही आपके क्षेत्र में एक यूनिट डला, तो किसान भी रिलैक्स होना चाहता है। अभी ये पता नहीं कि ग्राफ क्या लगाना है, और मतलब जो आदमी 30 साल से केला कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भी मेरे पास आकर ट्रेनिंग लेते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ कि कम से कम उन्होंने सीखने की कोशिश चालू करी। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सिखा नहीं सकते आप, वो काटा अटक गया है कि हमने इतना कर लिया, तो अब आप क्या सिखाओगे। तो 30 साल से जो व्यक्ति खेती कर रहा है केले की, उसे आज सीखना है कि मैं लाइन से लाइन और पौधे से पौधा क्या रखूं। ये मतलब एकदम बेसिक फर्स्ट ABCD है, नर्सरी है। बहुत दुविधा है हिंदुस्तान की, तो दुखी तो हर किसान है। गन्ने में भी ये हालत है, पपाया में भी ये हालत है। मतलब मैंने उदाहरण दिया केले का, गन्ने में एक फाइनल लाइन नहीं है। किसी शुगर इंडस्ट्री के पास, किसान तो ठीक है, शुगर इंडस्ट्री के पास फाइनल लाइन नहीं है। हर शुगर इंडस्ट्री का गाइडलाइन मेकर अलग है और उसकी लाइन अलग है। एक बोलता है कि 4x2 पे लगाओ, एक बोलता है कि ट्रेंच पद्धति लगाओ, अभी कोई बोलते हैं रिंग पिट मेथड लगाओ, कोई बोलते हैं 5x टक्कर पद्धति लगाओ। डेटा किसी के पास नहीं, सब एक्सपेरिमेंट कितने सालों से कर रहे हो और कितने दिन तक करेंगे ये भी पता नहीं है। किसान अटका पड़ा है। आपने जो केले के अंदर जो अभी चालू किया है 5759, हाँ, इट इज टेस्टेड ओके, 100% ओके। तो इसलिए ओके है कि जब मैंने समझा 2010 में कि मुझे केला लगाना है, तो मैंने ये समझा कि केले को क्या चाहिए वो ढूंढा पहले। जो केले को चाहिए वो मुझे करना है, तो मुझे जो चाहिए वो केला दे देगा। सही लाइन यही है, ठीक है। तो जब मैंने हिंदुस्तान में सर्च किया तो कोई बेस्ट आंकड़े नहीं थे। फिर मैंने इंटरनेट को सर्च किया, तो इंटरनेट पे मिला ड्वेल बनाना, चकिता बनाना, इस टाइप के कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले। ड्वेल बनाना की ये हकीकत है कि यदि पूछने वाले हैं, बात कर, हाँ, कर ले एक बार और। सबको लगता है बलराम भैया से ही बात होनी चाहिए। तो जब मैंने 2010 में ये समझा कि केला बेस्ट क्या होगा, तो ड्वेल बनाने की हिस्ट्री ये है कि जो प्लाट आज खड़े हैं 2021 में, जो उनकी टेक केयर कर रहा है उसके साथ दादा ने लगाया था वो प्लाट।
1 एकड़ पे 700 से 900 पौधे लगाते हैं बस, एक बार लगाते हैं। और मैं मस्त बात बताऊं, यहाँ पर केला बिके कि नहीं बिके, कार्बन क्रेडिट से उनके घर की रोजी रोटी चलती है, ये हकीकत है। क्योंकि केला हमने हिंदुस्तान में समझा 1 साल की फसल है, एक बार लगाकर हजारों साल केला चलता है। मेरी बात अगर आप गौर से सुन रहे हो तो आज जो डोयल बनाना का केला कटिंग होकर आ रहा है वो लगाने वाला जो केयर टेकर भेज रहा है उसके 100 साल पहले थे। मतलब 100 साल की हिस्ट्री से तो वो चल ही रहा है। और लगता कैसे, जो जमीनें पड़ी है गवर्नमेंट को एक आवेदन देते हैं, हम इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करेंगे, हम यहाँ कोई पोल्यूशन नहीं करेंगे, हम कार्बन क्रेडिट पे काम करेंगे, और कर भी रहे हैं, गलत भी नहीं है। हम ये 10,000 एकड़ के टापू को ग्रीन रखेंगे हमेशा के लिए। 10-10 हजार एकड़ में केला लगाए, हम 10 एकड़ में 3 एकड़ में सोचते हैं कि केला लगाए तो क्या करें। सागर भैया का पहला जो प्रोग्राम था वो 12,000 एकड़ को गाइड कर रहे थे डोयल बनाना को। 1 यूनिट, ऐसे कई यूनिट है। तो ये पहले से हो रहा है। जो इंडस्ट्री के माइंड सेट से एग्रीकल्चर में उतरता है वो सारे माइनस प्लस फैक्टर पहले पेपर पे लेता है, और कितने साल उनको रन होना है वो पहले आंकड़े जनरेट करते हैं, उसके बाद उतरते हैं। और भारत में किसान क्या कर रहा है केले में, कि जो उसे पौधे बेचने वाले ने बताया उसके बाद उतना ही नॉलेज है। तो ये बात मैंने 2010 में समझी, और सबसे पहले बड़वानी जिले में 6x6 पे केला मेरे खेत में लगा। सबसे पहला एक्सपोर्ट मेरे खेत से हुआ। जब मैं उसके पंजे साफ करके उसके केलों के ऊपर जो फूल आते हैं उसको मैं साफ कर रहा था, तो यहाँ की जो केला खरीदार है वो बोलते थे ये बलराम हो गया पागल, ऐसा कभी कोई होता है क्या, ये इसका ब्लड निकल रहा है, ये कोई फूल तोड़ता है क्या जब फ्लावरिंग होती है, उसको हमने बंच कवर लगाया, कोई ऐसे कपड़े कौन पहनाता है केलों को। ऐसी बातें हो रही थी 2010 और 11 में। और 2011 लास्ट, 2012 फर्स्ट में मैंने आपके डबोई में एक देसाई ग्रुप का प्लाट विजिट किया 110 एकड़ का, जिन्होंने लगा रखा था 1 एकड़ में 850 या 900 पौधे, 4 लाइनें 6-6 फीट पे, फिर 10 फीट का एक ट्रेंच बनाया, फिर 4 लाइन 6-6 फीट पे, फिर 10 फीट जगह छोड़ी उसमें नाला बनाया। मतलब वही मैं 70-30 जो बतला रहा हूँ, ये मैंने विजिट किया 11 लास्ट 12 फर्स्ट में। जब उनकी पहली हार्वेस्टिंग हो गई थी देसाई ग्रुप की, डबोई और राजपीपला जाते हैं उसके बीच में प्लाट आज भी खड़ा है, और अभी 2021 है शायद, आज भी कटिंग चालू होगी उस प्लाट की। ये हकीकत है, तो भी देख सकते हो आराम से देख सकते हैं। केले में ये स्कोप है, केला है, गन्ना है, ये लॉन्ग टाइम की फसलें हैं। तो फार्मर जो भी खेती कर रहा है ना, उसने पेपर पे आना चाहिए कि जो मैं लगा रहा हूं उसकी जरूरत क्या है, उसको सर्च करना चाहिए। बलराम बोल रहा है उससे मतलब नहीं है। मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था केला या गन्ना, हाँ केला या बम्बू। He said if you are going for FD, definitely bamboo. And if you want to start generating your income from first year, then go with the bamboo. वो कटिंग के बाद उस साल में हाइट सेम पकड़ लेगा क्या सेम ईयर में? कौन बाम्बू? जो बाम्बू को हमने कटिंग की, हाँ, उसकी लेंथ 12 फीट थी, फिर कटिंग के बाद 1 साल में वो उतनी लेंथ पकड़ेगा? हाँ, एक्चुअली बांस का कटिंग का एक मेथड है। बांस का प्लांटेशन एक हो गया, और मैं आसाम गया, वहां कटिंग करते आता नहीं। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का बांस है पूर्व भारत में। वो आपने जो क्वेश्चन पूछा यही पूरे आसाम का प्रश्न है, और सबसे कम उत्पादन ले रहे हैं। काटे किसको? हाँ, काटे किसको और कैसा। वो तो क्या करते हैं, जाते हैं जो सामने अच्छा सुंदर दिखा उसको काट के बाहर, और सभी पूरा भिर्रा खत्म। अब वापस निकलेगा तो वो छोटा निकलेगा। एक्चुअली बांस कटने का एक टाइमिंग, तरीका और एक सूत्र है, वैसा ही कटना चाहिए। जैसे आपने 2021 में बांस को प्लांटेशन किया, तो उदाहरण के लिए छोटा पौधा, आपने पतला पौधा लगाया, अब ये समय लेगा, नीचे राइजोम बनेगा, तो इसने सूट दिया, 1 साल हुआ, ये सूट आ गया, ठीक है, ये 22 में आ गए, फिर 1 साल लिया तो फिर सूट आ गया, ये बड़ा, हर बार बड़ा सूट देगा, ये फिक्स थ्योरी है। जैसे छोटा लगाया, फिर बड़ा आया, फिर बड़ा आया, तो इसके तहत अब चौथे साल जो सूट आना है, ठीक है,
तो ये पहला खुद ब खुद रिवर्स होकर सूखने लग जाएगा जो पहले साल का था। आप अगर बांस के भिर्रे को देखोगे ध्यान से तो जो पहले साल का था उसको बोलेंगे पकिया। अपनी साधारण भाषा में ये प्रौढ़ हो गया है, ये मैच्योर्ड हो गया है, इसने अब बाहर होना चाहिए या ये यहीं सूखेगा और इसको दीमक खाएगी। जो प्रकृति के कर्मचारी वो इसको साफ कर देंगे अगर हम इसे काट नहीं रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने आपको बोला चौथे साल में कंप्लीट होती है इसकी साइकिल, और राइजम वाला ले रखा है तो ये हमने लैब में कंप्लीट कर दिया, तो फिर तीसरे साल में साइकिल कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये जो आपके खेत में खड़ा है, अब आपका चौथे साल नया सूट आने वाला है बारिश है, या आप कंटिन्यू पानी दे रहे हो तो साल भर सूट आता रहेगा। तो आपके चौथे साल का जो सूट आने वाला है वो इससे भी बड़ा आएगा, ये फिक्स है। और बाम्बू में होड़ लगी रहती है कि सूर्य को देखना, उसके बाद में पत्ती खोलना। जैसे सूट निकला तो ये सूट पत्ती नहीं देगा, केवल डंडा बाहर जाएगा, ऊपर तक जाएगा। हाँ, और जो कैनोपी बनी हुई है उसके ऊपर निकलेगा, भले 1 इंच ऊपर निकले, और फिर पत्ता खोलेगा धूप में। उसके बाद नीचे के पत्ते खुलना चालू होंगे। मतलब होड़ लगी है हाइट की, सूर्य को देखने की, उसको सोखने की। जब ये 3 साल 4 साल कंप्लीट होते हैं तो पहले साल का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, इनको नहीं। आपका भिर्रा है, उसमें पहली बार 3 सूट थे, अगले साल 3 आए, अगले साल 3 आए, और चौथे साल 3 आने की तैयारी है। तो अब ये कितने हो गए? 12 में जो पहले साल के 3 थे वो ही केवल काटने के आपको परमिशन है एज ए सही मेथड से। तो फिर बाद के जो 3 3 6 3 3 9, तो अगले जब 3 आएंगे तो फिर दूसरे 3 कटेंगे, फिर अगले 3 आएंगे तो फिर दूसरे 3 कटेंगे। और इसमें भी बंच मैनेजमेंट साइकिल चलेगी। हाँ, बंच मैनेजमेंट का जो आपका है सूट मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक बार राइजोम बनने के बाद जो हेल्दी सूट बनना चालू हो गया, हमेशा वो या उससे बेहतर आएगा, कमजोर नहीं आएगा। अगर आपके बांस में पिछला 5 इंच की गोलाई का है और नया 6 इंच की गोलाई का नहीं आया, 4 का आ गया, मतलब आपके गलत सूट कट गए। फिक्स थ्योरी समझने की है कि आपसे कुछ गलती हो गई, जो पकिया को काटना था तो कौला कट गया, करला भी कट गया। पकिया, करला, कौला। कौला मतलब इस साल का, करला मतलब यंगेस्ट, और पकिया मतलब प्रौढ़। तो हमें प्रौढ़ को बाहर निकालना है हर साल। इसीलिए इसको 3 साल का समय लगता है कि एक बार साइकिल चली तो फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, और नया आता रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाम्बू में। भाई ना कि वो फिर वो सेम हाइट पकड़ेगा नहीं। हाँ, मैंने आसाम में बालकुआ के प्लॉट देखे और कटिंग हुआ भी देखा। तो वही परिस्थिति है कि जो 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, वो मेरी कलाई से भी पतला है। और जो आपको अभी जो मैंने बालकुआ दिखाया, वो बालकुआ ऑलरेडी वॉशरूम जाना है क्या? हाँ, यहाँ पर। अच्छा, ठीक है। ये 3 साल का है जो मैंने अभी बालकुआ दिखाया, और वहां पर 6-7 साल का है, वो इससे पतला है। तो उत्पादन वो 80% कम ले रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि वेराइटी गड़बड़ है, मेथड गड़बड़। ऐसा भी होता है, मेथड गड़बड़ है, वेराइटी गड़बड़ है। कुदरत को समझना जरूरी है सबसे पहले, बहुत जरूरी है। जैसे हमारा खाना पीना डिस्टर्ब हो गया तो सेम। आप लोग आज ही आए थे ना? आज ही है, आपका लैब विजिट बाकी है, आज ही है। तो मनोज भैया उनको एक चक्कर लगवा दें, हैं? लैब विजिट कर लो, ठीक है। फिर कुछ साइड भी देखना है, फिर साथ में चलते हैं साइड विजिट पे।